आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। आज हमारे साथ में खास मेहमान हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं M.K. फैजी साहब, जो कि केरल से ताल्लुक रखते हैं, SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी जिस तरीके से 2014 के बाद जो काम कर रही है, देश भर में लोगों को टारगेट कर करके विपक्षी नेताओं को किस तरीके से परेशान किया जाता है, उसी फहरिस्त में फैजी साहब का भी नाम आता है। फैजी साहब से हम बात करेंगे। फैजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। गुजरात के दौरे पर हैं आप, और खास बात तो ये कि एक लंबा वक्फा आपको जेल में गुजारना पड़ा ईडी का, और जो आरोप लगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उससे फंडिंग SDPI ने ली थी, सिर्फ यही आरोप था, और दिल्ली एयरपोर्ट पर से आपको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या था ये पूरा मामला, जरा बताएंगे आप? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईडी ने एक केस दर्ज किया था। उसी सिलसिले में SDPI को पॉपुलर फ्रंट ने फंड दिया है, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है। एक केस SDPI के ऊपर लगाया। उस सिलसिले में SDPI प्रेसिडेंट मुझे अरेस्ट किया है। SDPI प्रेसिडेंट बोल के मुझे अरेस्ट किया है। तकरीबन 1 साल, बहुत कम दिन बाकी है, बाकी 1 साल जेल में रह चुका हूँ। हाँ, मार्च 2025 में आपको गिरफ्तार किया था और फरवरी 2026 में आपको रिहा किया। तकरीबन 11.5 महीने के आसपास, 1 साल समझ लीजिए। 11.5 महीने जी मुझे जेल में डाला है। अभी बीजेपी ने सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ईडी को यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो दूसरी केस लगा के ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के ऑपोजिशन के नेताओं को परेशान ऐसे किया जाता है। सिर्फ विपक्ष पार्टियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद किसी बीजेपी नेता को ईडी ने समन भी नहीं भेजा है, केस भी नहीं किया है। सिर्फ विपक्ष पार्टियों को ब्लैकमेल करके, परेशान करके अपने पार्टी में लाने के लिए, नहीं है तो वो लोग इनएक्टिव होने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जो डाटा है, ईडी ने अगर 100 केसेस अगर किए हैं, किसी को गिरफ्तार किए हैं, तो उसमें से तकरीबन 90% को तो रिहाई करना पड़ा है। झूठे केस बना दिए गए। सिर्फ 2 केस में सजा दिया है, बाकी तो अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आखिरकार SDPI से अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इतना डर क्यों है? क्यों SDPI के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या डर है आखिर? देखिए, साउथ में उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है, तमिलनाडु में, केरल में, क्या ये एक वजह है कि SDPI पर निशाना बनाकर डिस्क्रिमिनेशन वहां पर किया जाए, पोलराइज वहां पर किया जाए, हिंदुओं को भड़काया जाए? क्या यही एक वजह है? वो बीजेपी लोगों को अलग करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम बोल के अलग करना चाहते हैं। SDPI लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसमें धर्म की बात नहीं, किसी धर्म की फेवर भी नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। हम देश की जनता है, देश की तरक्की की बात करना है, नफरत की बात नहीं है। ये पूरे देश में एक प्लानिंग के साथ, एक लीडरशिप के अंडर बोलने वाला पॉलिटिकल पार्टी SDPI है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा देश की काफ़ी स्टेटों के अंदर नेशनल लेवल पे काम करने वाला पॉलिटिकल पार्टी SDPI है। बिल्कुल, 12-14 स्टेट में आपकी 14 पूरी स्टेटों में है। हमारे बॉडी है, कमिटी है, हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी अपने पॉलिसी के खिलाफ छोटी छोटी आवाज़ है तो भी
वो बंद करना चाहते हाँ, हैं। क्योंकि आपकी गुजरात की भी जो टीम के लोग हैं एसडीपीआई के, जब भी कहीं पर कुछ होता है वो पुलिस स्टेशन वगैरह पहुंचते हैं या कुछ होता है, तो उनमें भी आपके कई ऐसे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी कई सारे आरोप लगाए गए, उन पर भी कई एफआईआर वगैरह की गई है। हाँ, क्योंकि हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं हम लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। यानी इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आते हैं, दिलाने इसलिए के लिए हम आगे, दूसरे कोई पार्टी नहीं है, तो इसलिए आपको निशाना बनाया जाता है। बनाया है क्योंकि ये लोग आगे नहीं आना है। और ये issue। नहीं, तो एसडीपीआई, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका कर्नाटका के अंदर, केरल के अंदर तकरीबन दोनों स्टेट के मिलाकर 240 आपके पार्षद है, काउंसिलर वगैरह हैं आपके। इसके अलावा और राज्यों की अगर बात करें, अगर गुजरात की ही बात करें, तो आपके लोगों को, कार्यकर्ताओं को जनता फोन तो करती है कि आइए हमारे साथ में ये परेशानी हुई, आप आइए। वो जाते भी हैं, खड़े भी रहते हैं, लेकिन जो यकीन होना चाहिए वोट देने का, वो यकीन जो है वो एसडीपीआई क्या डेवलप नहीं कर पाई है जनता में? क्या लगता है आपको? देखिए, एक पार्टी बढ़ने में एक स्टेप है। पहली स्टेप है लोग हमें पसंद करना, हमें मोहब्बत करना। बिल्कुल। एसटीपीआई को लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मतलब हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए लोग हमें मदद कर रहे हैं, लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड स्टेप है लोगों को उम्मीद होना चाहिए हमारे ऊपर, अगर हमें वोट दिए तो हम जीत पाएंगे, असेंबली, पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन में जीत सकता है, ये उम्मीद है। वो सेकंड स्टेप है। अभी हम लोग सेकंड स्टेप में, काफ़ी स्टेटों में वो सेकंड स्टेप भी हो चुका है, वो गुजरात के अंदर भी वो सेकंड स्टेप में आ रहे, और जल्दी से जल्दी हम तीसरी स्टेप में भी जाएंगे। मतलब हम जीतने की कोशिश में है और जीतने की माहौल जल्दी से जल्दी, यानी एसडीपीआई के पक्ष में माहौल बन रहा है, ऐसा आपको लगता है? एक हम देखें, अगर देश की राजनीति की बात करें मौजूदा दौर में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, अभी हमने केरल के नतीजे देखे, केरल में अच्छी खासी सीटें कांग्रेस ने जीती और सत्ता में आई कांग्रेस। असम में हमने देखा मुस्लिम वहां पर अच्छे खासे विधायक जीते। गुजरात की लोकल बॉडी की अगर बात करें तो यहां पर भी मुसलमानों ने कांग्रेस की एक तरह से साख बचाई, ये कह सकते हैं। ऐसे में जो भी तीसरी पार्टी अगर कोई आती है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, तो सीधे उसको बी टीम बता दिया जाता है, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो ऐसे में तीसरा मुतबादिल के तौर पर आना ऐसे माहौल में, और बी टीम का एक टैग आप पर लग जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग वो टैग को ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कांग्रेस को देश की जनता, खास तौर पर मुसलमान, काफ़ी टाइम दे चुका है बीजेपी को रोकने के लिए। कांग्रेस ने क्या किया? खुद कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे, सब मिलके अलायंस बनाया, अलायंस की लीडरशिप कांग्रेस को दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टी। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कांग्रेस ने क्या किया है? महाराष्ट्र में शिवसेना छोड़ के अलग कंटेस्ट कर दी, तमिलनाडु में डीएमके के साथ रहकर इलेक्शन फेस किया, जीता, जीतने के बाद फिर विजय के साथ चले गए। मतलब इंडिया अलायंस की मेन पार्टनर है डीएमके, डीएमके छोड़ के वो विजय के साथ गए। बंगाल में मतलब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बनने में कामयाब नहीं है, खुद कुछ करने में, क्योंकि कांग्रेस दूसरी लोगों की खर्चे पे जी रहे, अपने पास कुछ नहीं है। बिहार में आरजेडी की खर्चे में, यूपी में समाजवादी पार्टी के, तमिलनाडु में डीएमके की, कांग्रेस में वहाँ पे बात आया है ना, कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बन गया है, मुसलमान के अलावा कोई वोट नहीं दे रहे,
नहीं, क्योंकि केरल में आप देखें कि केरल में हिंदू भी कांग्रेस का विधायक बनकर आया, एमएलए बनकर आया, मुस्लिम भी बनकर आया, ईसाई भी बनकर आया, और जो कांग्रेस ने बाकायदा इसका डाटा दिया जब ये आरोप लगे, और खासकर ये आरोप बीजेपी ने लगाए कि भाई मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस पार्टी। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी ने खुद ने पुराने दौर में मुस्लिम लीग के साथ में सरकारें बनाई है, अब वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस का कहना है कि हमारे 1000 से ज्यादा जो विधायक हैं देश भर में, उसमें 70% से ज्यादा हिंदू है। मैं बीजेपी की आरोप को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कहने का मतलब कांग्रेस सभी लोगों को मिलके बीजेपी को रोकने की स्ट्रैटेजी बनाना था, उसमें कामयाब नहीं है। ये तो अलायंस बना के बीजेपी को रोकने के लिए, अलायंस को हो खुद तोड़ रहे। केरला इशू अलग है, केरला में ये इशू अलग है। केरला से पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है। अगर सिर्फ केरला की सारी पावर में आना है तो बिल्कुल। देखिए बंगाल में कांग्रेस की पोजीशन क्या है, वहां पे एसटीपीआई को 40,000 वोट मिल रहे, 18,000 मिल रहे, ऐसा ही मिल रहे। कांग्रेस को 1200 मिल रहे। और बिहार के अंदर कांग्रेस की हाल क्या है, यूपी के अंदर कांग्रेस अगर पावर में आना चाहता है तो अपने तौर पर कुछ काम करना है ना। ये सिर्फ मुसलमान को इलेक्शन के टाइम में बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट दो बोल के सिर्फ मुसलमान की वोट लेना है तो उससे कुछ रिजल्ट आने का चांस नहीं है। इसलिए दूसरी लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं मुस्लिम लीग बोल के। मुस्लिम लीग बोलने का एलिगेशन बोल के नहीं, मतलब उसका मतलब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लेके काम किए तो कुछ नहीं होगा। देश की जनता को एड्रेस करना है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एजेंडा खेल रहे, बहुत सारे गलत फहमी फैला रहे। बिल्कुल। एक गलत फहमी दूर करने का अधिकार, वो रोल दूसरी विपक्ष पार्टी करना है ना। बिल्कुल। एक गलत फहमी को मेंटेन करके पॉलिटिक्स किए तो बीजेपी और बढ़ेगा। बिल्कुल। मगर ये बीजेपी जो गलत फहमी देश के अंदर फैला रहे, उनका जो डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड हिंदू कम्युनिटी को समझाना है। देखिए आपके नाम पे बीजेपी क्या कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, असल में क्या है। इसे कैंपेन नहीं है, ये लोग कुछ करने में, ये लोग तो कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुकाबला करना के स्ट्रैटेजी भी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। स्ट्रैटेजी है फिर भी नहीं कर पा रहे बोल के नहीं, ऐसा एक स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी है तो कांग्रेस को मुकाबला कर सकते। लेकिन कांग्रेस को जो चलाने वाले, जो पीछे दिमाग वाले जो लोग बताए जाते हैं, वो ज्यादातर केरल से ही गए हुए हैं। देखिए वो उन्हीं की पॉलिसी पर कांग्रेस काम करती है, चाहे वो वेणुगोपाल हो गए, या राहुल की टीम के लोग हो गए, या प्रियंका गांधी की टीम के लोग हो गए। ज्यादातर वहीं से, केरल से ही लोगों को उन्होंने अपनी टीम में रखा हुआ है। नहीं, वो उसमें मैं तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसके पर्सनल मैटर है। उनके जो टीम है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें क्या है बोल के। लेकिन इन जनरल कांग्रेस क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, मैं वही बता रहा हूँ। तो इतने सालों के बाद कांग्रेस केरल में सत्ता में कैसे आ गई फिर? वो बड़ी बात नहीं है। केरला में मामूली बात यह है, 5 साल सीपीएम है तो 5 साल कांग्रेस है। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम हाँ। और 5 साल सीपीएम को मिला, वो भी कांग्रेस की कमी है। नहीं है तो 5 साल में चेंज होना था, वो कमी है। इस बार तो जनरली वो बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। फिर दूसरा वो काम भी किया है, नहीं दोनों साइड बोला तो काम भी किया है अच्छे, एक टीम स्पिरिट में काम किया है। तो उसी टीम स्पिरिट की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कि दूसरी जगह से बात करें। नेशनल लेवल पे उसी टीम स्पिरिट की जरूरत है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एसडीपीआई जैसी पार्टी को भी साथ में लेना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? या वो डरते हैं कि मुसलमान हमारे साथ आएगा तो हिंदू वोट छटक जाएगा? मैं कहने का मतलब, कांग्रेस अगर बीजेपी को रोकना है तो
देश की सभी पॉलिटिकल, STPI बोल के नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में लेके आना है। इसमें SDPI आए तो वो जाएंगे, वो आए तो ये जाएंगे, तो ऐसे लोगों की गलत फहमी पहले से दूर करना है। ये सब लोग दुश्मन नहीं है, हम सब देश की जनता है। हमारे टारगेट देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यहाँ पे इश्यू सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं है, हम सबको है। ये डबल स्टैंड खेल रहे हैं, ये समझाना है, समझाने की कोशिश करना है, कैंपेन करना है, ये तो फिर कोई नहीं भागेगा। क्योंकि हमने देखा, जैसे आप ही का मामला, जब आपको ईडी ने गिरफ्तार किया, तमाम चीजें हुई, तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था, एक सुर में आवाज उठानी चाहिए थी कि आप विपक्षी नेताओं से परेशान क्यों करते हो। सिर्फ एक राहुल गांधी जो आवाज उठाते रहते हैं ईडी के खिलाफ, CBI के खिलाफ। दूसरा, हमने देखा अभी बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला हुआ, विपक्ष को पूरा एकजुट हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या विपक्ष के नेता इंतजार करते हैं कि अगला नंबर उनका आए, उसके बाद बोले? हो सकता है, क्योंकि सभी विपक्ष पार्टियों की लीडर डरते हैं, बोलने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी के ऊपर आया है तो कल मेरे ऊपर है। आज सड़क पे अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ है, कल मेरे ऊपर आएगा। इसलिए बोलने से डरते इसलिए हैं। बोलने में डरते हैं। कुछ लोग साइलेंट हो रहे, कुछ लोग पार्टी छोड़ के BJP में ज्वाइन कर रहे, बहुत कम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस में हो, दूसरी पार्टी में हो, कम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इन लोगों को सपोर्ट करेगा। ये लोग अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आना है। हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में जिस तरीके से बकरा ईद के दिन एक हिंदू बच्चे की, सूर्या की हत्या कर दी गई, तो वो एक आपसी रंजिश का मामला था, दोस्ती का मामला था, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मामला उसमें बताया जाता है। लेकिन ऐसे में जो मीडिया का रोल रहा, मीडिया ने जैसा टेलीविजन पर जो पोर्ट्रेट किया कि बकरा ईद के दिन हिंदू को कत्ल किया गया, हिंदू की कुर्बानी की गई, बड़े बड़े चैनल उसमें हैं, तो ऐसे में आप मीडिया का रोल कैसा देखते हैं आप कि विपक्षी पार्टियों को और हिंदू मुसलमानों को मीडिया किस तरीके से पोर्ट्रेट करता है? 2014 के बाद देश की मीडिया ये नफरत की बात फैलाने में 100% काम कर रहे हैं। हमेशा सरकार की फेवर में मीडिया होगा, वो तो आज की बात नहीं, पहले से भी ऐसा है। लेकिन वो सरकार की कुछ डेवलपमेंट के बारे में नहीं है तो किसी मिनिस्टर को प्रमोट करने में ऐसे ही करते। आजकल मीडिया सरकार को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि सरकार की एजेंडे को फैला रहे, स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स को स्प्रेड कर रहे हैं। एक पर्सनल इशू है तो वो धर्म की इशू बना दो, छोटे छोटे इशू को बड़े इशू बना के मीडिया बहुत कवरेज दे रहे ना। ये देश की जनता और डिवाइड होने की चांस ये हो रहा है। ये कैसे ओवरकम कर सकता है? तो देश के सभी विपक्ष पार्टियों बैठ के जो हो रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बनाना है। क्योंकि BJP के खिलाफ डेवलपमेंट की बात करके, दूसरी बात करके मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी बेस ये नफरत के ऊपर है। वो नफरत को छोड़ना है। वो सिर्फ एक क्या है, भारत जोड़ो यात्रा जैसे एक प्रोग्राम किए तो काफी नहीं, और ज्यादा मजबूती के साथ देश की जनता को हम लोग समझाना है, जाके बात करना है क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से आजकल और हमेशा से ये रहता है कि ईद बकरा ईद न भी हो, तब भी हम देखते हैं कि अक्सर गौ मास के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग देश भर में की जा रही है। और यही बीजेपी, जब जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि गाय को जो है वो राष्ट्रीय प्राणी आप घोषित कर दें,
तो बीजेपी आरएसएस सब कुछ एकदम बिल्कुल वो हो गए कि कुछ बोलने ही नहीं, इस पे साइलेंट हो गए। योगी ने कहा कि नहीं वो तो हमारी माँ है, हम उसको जानवर कैसे मान लें। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा बीफ चलता है वहां पर तो, और बीजेपी ने खुद ने कहा था कि हम गोवा में बीफ की कमी नहीं आने देंगे। देखिए, अगर गाय माँ है तो ये माँ को एक लिमिटेड पीरियड के बाद काटने के लिए नहीं देना। बंगाल में बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा 14 साल के बाद काट। हाँ बिल्कुल। अगर हमारे माँ 80 साल की ऊपर है तो काटने के देंगे क्या? तो ये पॉलिसी, ये दोहरा चरित्र बीजेपी का, ये इस तरह का ये। और आप गुजरात में देखा होगा, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मैंने देखा है सड़क पे एक्सीडेंट की वजह से कितनी गाय रोड साइड पे। बिल्कुल। अगर वो माँ है तो रेस्पेक्ट के साथ दफन करना चाहिए था। बिल्कुल। कोई नहीं यार, ये अभी जैसलमेर में हाँ, तकरीबन 500 गायें जो है गाय वो है। कूड़ा कचरा खाकर वहां पर मर गई। मर गई, वो मीडिया में आया है, फोटो आया है। ये असल में माँ की बात नहीं है, ये मुसलमान के खिलाफ एक नफरत। आज मीडिया में आया, इंडिया ओमान के साथ एग्रीमेंट किया, हलाल बीफ हम सप्लाई करेगी ओमान, हलाल बीफ। और यही प्रधानमंत्री बात है, कुछ और करते हैं चुनावी रैलियों के अंदर जब जाते हैं तो। हाँ, मतलब बाहर सब कुछ देते हैं, देश बाहर तो हबीबी को बड़े हाथ खोलकर गले भी मिल जाते हैं वो। नहीं, अभी सिर्फ हबीबी है, बाकी कोई नहीं है। अभी हमारे देश की प्रधानमंत्री को सम्मान कौन करते हैं दुनिया में? विदेश नीति हमारी बहुत ज्यादा बिल्कुल धस गई है, ऐसा अरब लगता है। ममालिक में कुछ लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी सब चला गया। ये डबल स्टैंडिंग हो रहे हैं ना। वहां पे हलाल बीफ दे रहे हैं, यहाँ पे कुर्बानी करने की इजाजत यहाँ पर तो नहीं। बकरे की भी कुर्बानी मुसलमान कर रहा है तो उसको भी उसको वहां पर भी परेशान कर किया रहे। जाता है। गाय बॉम्बे में को हमने छोड़- देखा अभी ये। गाय तो कोई नहीं कर रहे, गाय को छोड़िए, बकरे को भी नहीं दे रहे। ये डबल स्टैंडिंग हो रहा है। तो ऐसे में आरएसएस एक मिशन लेकर चली थी कि किस तरीके से 100 साल हमको पूरे करने हैं, किस तरीके से हम राज करेंगे देश पर। उस मिशन के तहत मोदी को लाकर बैठाया गया। वही आरएसएस पिछले कुछ सालों से केरल में और दक्षिण के दूसरे राज्यों में काफी मेहनत कर रही है। कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आने वाले टाइम में वहां पर भी भगवा लहराएगा? ऐसी कोशिशें वहां पर भी चल रही है। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, काफी साल से कोशिश कर रहे हैं। और आरएसएस अच्छे खासा कैडर सिस्टम वगैरह भी केरल के अंदर है, लेकिन केरल की लोग बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी कुछ लोग उधर इधर वोट देते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में जो लोग नफरत की बात किया है सभी को हरा दी, बिल्कुल, सभी को हरा दी। क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो केरल में हैं। एजुकेशन हाँ, लेवल का अगर देखें, एजुकेशन लेवल पे है और बहुत सारे हिस्ट्री है। आप श्री नारायण गुरु की हिस्ट्री है, अय्यंगाली की हिस्ट्री है, वक्कम मौलवी की हिस्ट्री है। उच्च कोटि के काफी ब्राह्मणों की हिस्ट्री वहां से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये होता है। तो जिस तरीके से केरल की अगर बात करें, अभी तमिलनाडु में सरकार में जो है वो अब कांग्रेस पार्टी चाहे जबरदस्ती घुस के आ गई है, लेकिन आई जरूर है। आने वाले जो चुनाव होंगे, अब गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल। तो ऐसे में जो देश का मुसलमान है उस पर सबकी नजरें ज्यादा रहती है कि देश का मुसलमान आखिर क्या करेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मुसलमानों के सामने बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि वोट देने जाओ तो वहां पर आपको समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार है, वहां पर बीएसपी का उम्मीदवार है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का है, वहां पर एआईएमआईएम का है। तो क्या मुसलमान आखिरकार कंफ्यूज कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, इसमें हमारी डिमांड ये है, मुसलमान कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, सबको आजमा कर देखा मुसलमान ने। देखा है, उसका नतीजा क्या है? मुसलमान तो वोट देते हैं, बीजेपी नहीं आना, कोई बाद में बीजेपी आते हैं,
वो लोग अलग अलग कानून बना के परेशान कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उस वक्त मुस्लिम इशू को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस रेडी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी तो हर जगह खुलकर बोलते हैं। उन्होंने राहुल पिछले दिनों गांधी कहा कि खुलकर मुसलमान अल्फाज का इस्तेमाल करें कांग्रेस के नेता, ये कहा उन्होंने। अभी तक माइनॉरिटी था, मुस्लिम लफ्ज यूज नहीं किया था, अभी बोलना शुरू। वो भी आपके केरल के ही थे, के एंटनी, जिन्होंने कांग्रेस को उल्टे रास्ते पर दौड़ा दिया, कहा कि भाई आप मुसलमानों से ज्यादा गले लग गए, इसलिए 2014 हार गए, आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। एंटनी ने ये जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ही कांग्रेस और ज्यादा बिल्कुल धस चली गई जमीन अभी पे। समझ में आया ना क्या है, मुसलमान को गला लेना या दूसरों को नहीं, वो एजेंडा नहीं है। असली एजेंडा हमारे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? हाँ, क्योंकि महंगाई हो गई, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है ना, मीडिया इसको दिखाता है। ये उसके बारे में बात करना, और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं बोल के एक नरेशन बीजेपी ने बनाया। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को सच नहीं बोल सकता। हाँ, क्योंकि हर जगह नैरेटिव मीडिया ने भी बनाना शुरू किया था। ये नरेशन के काउंटर नरेशन बनाना है ना, तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा उसके लिए। विपक्ष एक काउंटर नरेशन बनाना है। इसलिए हमारे मानना ये है, एसटीपीआई अभी बीजेपी के खिलाफ सीरियसली काम करने की एक प्लेटफॉर्म है। इसलिए मुसलमान, बाकी सारे एक्सपीरियंस हो चुका है, और भी एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। यही बात ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। अरे हम लोग ये बता रहे, एसटीपीआई को ओढ़ दो। एसटीपीआई बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने की एक स्ट्रैटेजी है, और ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यह पार्टी सबका है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी फैमिली का नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं, मैं नहीं है तो मेरी बेटा, मेरी भाई नहीं है, उसमें बाकी लोग हैं। ये किसी परिवार का नहीं, किसी फैमिली का नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग कैडर बेस है, सिर्फ इलेक्शन जीतना हमारे टारगेट नहीं है, जीतकर लोगों को सेवा भी करना है। तो क्या उसी कैडर से खतरा है मोदी और अमित शाह को? इसीलिए एसडीपीआई को परेशान किया जाता है बार बार पीएफआई के साथ में जोड़ कर। हो सकता है ये कैडर है, क्योंकि हम लोग सिस्टम को लेके काम कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी में अभी आम आदमी देखा है आप, आम आदमी में काफी लोग आया है, अच्छे मुद्दे को लेके आया है। उस वक्त बीजेपी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा वेट किया है। वेट करने के बाद सबको बीजेपी ने लाया। एक साथ 7-7 सांसद, 5-5 सांसद चले जाएं। क्योंकि एक बेस के बिना जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे ना, ऐसे लोगों को एक दिन ट्यून करना बहुत आसानी है। अच्छा, दूसरा ये कि हमने देखा कि पहले अब तक ये था कि जो विपक्षी नेता हैं उन्हीं को ईडी और सीबीआई के निशाने पर लिया जाता था, लेकिन अब जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, अभी ये खबर आई कि वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, जो कि कुछ अगले हफ्ते ही शायद वो एक पिटीशन दाखिल करने जाने वाले थे अदानी के खिलाफ, उससे पहले आज उन्हीं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कर दी गई। तो ये व्यापारियों को भी डराने का वो चल रहा है कि भाई चंदा दो धंधा लो, चंदा हम ही को दो और हम ही से धंधा लो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सभी व्यापारियों को ईडी परेशान कर रहे हैं। अगर ये व्यापारी बीजेपी फेवर में नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक नहीं बहुत सारे हैं। नहीं तो जितनी भी जो इस तरह की जो संवैधानिक जो इदारे हैं जितने भी, वो सीधे तौर पर अब ऐसा लगता है कि मोदी शाह के लिए वो रंगदारी मांगने का काम करने लगे। ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक तौर पर काम करना चाहिए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन, आप देखें कि पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल कैसा रहा। तो वो सब क्या जनता को समझ में नहीं आता होगा ये चीज है? मैं समझता हूँ ये मोदी अमित शाह की
चालाकी बात नहीं है, ये हमारे देश की विपक्ष पार्टियों की कमजोरी की निशान है। अच्छा, विपक्ष कमजोर है इसलिए मोदी शाह मजबूत है, ये आप कहना चाह रहे हैं? चालाक नहीं, ये तो एक ही दिन खत्म होगा ये सब कुछ। उनकी देश की जनता ये नहीं चाहते, उनकी वो पास एक ऑप्शन नहीं। अभी भी 30-35% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, वो भी अगर एक ऑप्शन है उस साइड में, ये तो वो भी नहीं मिलेगा। मैं वही बता रहा हूँ, देश की विपक्ष पार्टियों के पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है बीजेपी को रोकने के लिए। बीजेपी को रोकना मतलब इलेक्शन में लड़के कोई तो फायदा साउथ की सारी पार्टी अब तक बीजेपी को कैसे रोक कर रखा है? वो बेस केरल में रोक कर रखा, वो तमिलनाडु में बेस है, उनको ग्रास रूट लेवल पे एक बेस है। बीजेपी जो भी तो क्या उस बेस का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है? नहीं कर रहा है। हिंदी पट्टी के अंदर यूपी बिहार में यहाँ पर इसी तरह का एक बेस कहाँ बनाया है? जाए। हिंदी पट्टी में कांग्रेस कहाँ है? नहीं, दूसरी पार्टियां भी मिलकर, विपक्षी पार्टियां मिलकर जिस तरीके से बाकी साउथ में पॉलिटिकल पार्टी बहुत मजबूरी से कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। जैसे बिहार में आरजेडी कांग्रेस को इसलिए साथ दे रहे, मजबूरी से है, क्योंकि वो राहुल गांधी की वजह से साथ दे रहे। वहाँ के लोकल स्टेट लेवल के कांग्रेस लीडरों की वजह से नहीं। यूपी के अंदर भी वैसा है। कांग्रेस अपने ताकत बढ़ाना है ना, वो अभी तक नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन चुनाव में हम देखें ममता बनर्जी की जो हार हुई, लालू प्रसाद की बिहार में जो हार हुई उनकी पार्टी की, विपक्षी पार्टियों की जो हालतें हो रही है, तो उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो हम कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं। दूसरा कोई ऑप्शन, जो दूसरी इंडिया अलायंस की यूपीए जो उस टाइम पे हुआ करता था उसकी भी जो पार्टियां हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब। नहीं, इसमें क्या है, तृणमूल बंगाल छोड़ के कहीं नहीं, बिहार में आरजेडी है और कहीं नहीं। ये समाजवादी, कांग्रेस हर जगह है। तो कांग्रेस हर जगह है, तो क्या लेकिन कांग्रेस की तरफ हर से जगह- साजिश की जा रही है अब कि तमाम जो इलाकाई पार्टियां थी उनको खत्म कर दिया जाए, हर जगह कांग्रेसी मजबूती से वो रहे? नहीं, वो असल में क्या है, कांग्रेस हर जगह है लेकिन हर जगह मजबूत नहीं है। ये रीजनल पार्टी में भी, अभी बंगाल में काफी साल से बीजेपी बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, अग्रेसिव टाइप में काम कर रहे हैं, मगर ममता ये समझने में बहुत देर होगी, या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर ममता बनर्जी? कॉन्फिडेंस है। वो कांग्रेस के साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थी, सीपीएम के साथ रेडी नहीं थी, और छोटे मोटे किसी पार्टी के साथ बात करने के लिए रेडी थी। इलेक्शन के बाद समझ में आया, फिर उन्होंने कॉल किया सभी लोग इकट्ठा होना है, लोग रेडी नहीं। तो क्या साउथ में अब इन चीजों को देखकर कुछ सिनेरियो बदलेगा, ऐसा लगता है? अभी मेरे राय क्या है, क्योंकि उड़ीसा तक कांग्रेस बीजेपी पहुंच चुकी है। नहीं, वो कांग्रेस छोड़ के थर्ड फ्रंट बनाना पड़ेगा। रीजनल पार्टीज है, ये सभी एक अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस बनाना है कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो उम्मीद है वो किसी पार्टी को अभी नहीं। 100 सीटें हैं अभी कांग्रेस पार्टी की संसद के अंदर। वो 100 सीट है, ये 100 सीट में ज्यादातर सीट ये सभी रीजनल पार्टी की वजह से मिला है, अलायंस में लड़ी, अलायंस में ना, इसलिए मिला है। तमिलनाडु से हो, दूसरी स्टेट से हो, ये मिला है। ये तो थोड़ा काम आ जाएगा, नहीं है तो फिर कांग्रेस पूरी तरह चेंज होके आना है। बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन राहुल गांधी को करना होगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य आप देखें, उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, बंगाल ले लें, 30-30 साल तक सरकार से बाहर है, सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। हाँ, नहीं, अभी तमिलनाडु में मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए विजय के साथ ज्वाइन की, मिनिस्ट्री मिला है, सब कुछ ठीक है, और आने वाले लोकसभा में भी अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा विजय के साथ। ऐसे नेशनल लेवल पे उसका रिजल्ट क्या है, नेशनल लेवल पे कांग्रेस को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, नुकसान होगा उसका विजय के साथ जाने का।
ये सभी लोगों के ऊपर एक विश्वास था, वो तोड़ दिया ये issue। लेकिन कांग्रेस के साथ में भी ये है कि एसडीपीआई के साथ में भी यही परेशानी कि फंड नहीं होता है, कांग्रेस के साथ में भी यही परेशानी कि फंड नहीं होता है। तो ऐसे में ये सोचा हो कि भाई कम से कम 2-4 मंत्री बन जाएंगे, फंडिंग का भी इंतजाम होगा पार्टी के लिए। देखो फंड का बड़ा इश्यू रहता है पॉलिटिकल पार्टियों को। पॉलिटिकल पार्टियों को फंड की ज़रूरत होती है, लेकिन जनता के साथ मिलके काम करे तो वो भी मिल जाएगा। कॉर्पोरेट वाला देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक देगा, पब्लिक काम करेगा, पब्लिक सारे खर्चा उठाएगा। मैं वही बताया, स्ट्रैटेजी होना है उसके लिए, सब लोगों को मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाए तो रिजल्ट आ जाएगा। एसटीपीआई की स्ट्रैटेजी अभी क्या है, तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उम्मीद करके टाइम वेस्ट मत कर। अगर वो लोग आए उस वक्त हम देखेंगे, जिद नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करना। हम लोग माइनॉरिटी के साथ, पिछड़े तबके लोगों के साथ मिलके अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कौन वोट दे रहे, वही लोग हमें वोट देने के लिए भी रेडी होगा। सिनेरियो ऐसा है तो फिर हम लोग कांग्रेस के पीछे जाके कांग्रेस वो करो बोल के वो कुछ नहीं कर रहे, फिर हमें भी कुछ नहीं है, कांग्रेस को भी कुछ नहीं है, बीजेपी आ रहे तो वो छोड़ के हम लोग मेहनत करें, हम लोग इशू को एड्रेस करें, हम कंटेस्ट करें, हम पार्लियामेंट असेंबली में हम जाएंगे। वही स्ट्रैटेजी बना के अभी एसडीपीआई काम कर रहे, पूरे देश में अभी ऑनलाइन में वही मैसेज दे रहे। लेकिन एसडीपीआई पर जिस तरीके से पीएफआई के और जो आरोप लगते हैं, इसका मुकाबला एसडीपीआई कैसे करेगी? अगर चुनाव में आप ज्यादा मजबूत होंगे, आपको और ज्यादा टारगेट किया जाएगा। वो एलिगेशन है ना, वो एक एलिगेशन है, तो सरकार को भी पता है ये दोनों अलग है, सरकार को भी पता है, क्योंकि बीएफआई के सभी फ्रंटल विंग को भी। लेकिन तो माहौल बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, एक इल्जाम लगाने के लिए नहीं है तो लोग आएंगे ना। लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी हुई, जब ईडी ने आपको दिल्ली से गिरफ्तार किया, तो क्या उस दौरान विपक्षी पार्टियों से कुछ बातचीत या कुछ हुई थी आपकी पार्टी के लोगों की कि एक हिकमत अमली बनाई जाए? देखिए उसके लिए सभी लोग, मैंने बताया ना, आपके ऊपर कुछ हो रहे तो मैं ये सोच रहा हूँ कल मेरे ऊपर नहीं होना। नहीं, क्या एसडीपीआई के नेताओं ने बातचीत करने की कोशिश की थी दूसरी विपक्षी पार्टियों से? की है, काफी तो कुछ साथ मिला था या नहीं? बात किया है, पब्लिक में कोई नहीं आ रहे। अच्छा, बैकग्राउंड सपोर्ट में रहते थे लेकिन पब्लिक में नहीं आते थे। हाँ, पब्लिक में नहीं आते, डर था कि हम भी फंस जाएंगे। वही इशू। हर एक पॉलिटिकल पार्टी वही सोचे तो क्या करे, कांग्रेस के ऊपर आ रहे हैं तो हम भी वही सोचा, हमारे ऊपर आए तो दूसरे लोग भी वही सोचे, तो ऐसा ही होगा। मगर एक आदमी के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ आए, सभी लोग इकट्ठा है तो ये खत्म हो, नहीं है तो कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स को पर्सनल नहीं लेते, हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मैं नहीं जानता। नहीं, उनकी कार्यशैली के मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री को जैसे काम करना चाहिए, गृह मंत्री को जैसे काम करना चाहिए, ये दोनों कैसे काम करते हैं? आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उस नाते आपको कैसा लगता है? वो असल में क्या है, सरकार अभी अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। देखिए देश की जो वैल्यू है वो पूरे दुनिया में ख़त्म हो रहा है बीजेपी की वजह से, क्योंकि डिप्लोमेसी फेलियर होने की वजह से, और सिक्योरिटी बहुत खतरा में चल रहा है। अमित शाह आए तो पूरे इंडिया उनके हाथ में रहेगा, कुछ भी नहीं होगा बोल के आया है। मणिपुर में कब से स्टार्ट हुआ है, अभी दोबारा सरकार बनाए, सरकार शपथ लेने के लिए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में बैठ के शपथ ले रहे, क्योंकि मणिपुर गए तो इशू है बोल के। क्या हो रहा है देश, और कश्मीर में हम लोग देखा है, दिल्ली में देखा है।
मणिपुर में मुसलसल हो रहा है, फेलियर है। और एजुकेशन को लेके देखिए, फेलियर है। हाँ, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, हर पेपर भी लीक हो रहे, मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किस फील्ड में ये लोग सक्सेस है? नाकाम सरकार है बिल्कुल। नाकाम सरकार है, किसी फील्ड में सक्सेस नहीं है। एक आखिरी लेकिन ये कम्युनल एजेंडे को लेके ओवरकम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग नीट पेपर लीक होने की वजह से परेशान है, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, ये वही लोग लास्ट बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अभी मोरबी में ब्रिज नीचे ब्रिज गिरा, बिल्कुल 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर भी वोट वहीं पर दिया, वो धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे, क्योंकि ये लोग हिंदू कम्युनिटी को एक गलत मैसेज दिया है। आप लोग आराम से यहाँ पे इसलिए जी रहे, हम दोनों की वजह से। यानी मोदी शाह है तो हिंदू है, मोदी शाह नहीं है तो हिंदू नहीं है, ये आम नागरिक के दिल में बात बैठा दी गई है, मान चुके हैं वो लोग इस बात को। वही है। एक आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल बहुत हो गया बस बीजेपी की इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 1 साल बाद, क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी अगर जाना है तो वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा आज के सिचुएशन में। दूसरी पार्टी की प्रेशर की वजह से नहीं जाएगी, उतना कमजोर है देश की ओपोजिशन। अगर इस बार इलेक्शन किया है तो 400 सीट में बीजेपी आए, ऐसे माहौल है, बड़े बड़े बात बोल के कोई फायदा नहीं। अगर बीजेपी पावर से जाना है तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। रेडी है तो अगले इलेक्शन में बीजेपी चले जाएगा, पक्का गारंटी। अगर रेडी नहीं है तो ये कंटिन्यू है। यानी सभी विपक्षी पार्टियां जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है, ये आप मानते हैं? क्योंकि ये लोग कुछ एजेंडा लेके काम कर रहे हैं, वो एजेंडे को तोड़ना है, नहीं है तो सक्सेस नहीं होगा। पता है ना, ये सभी लोग जान बचाने के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं है तो हम हिंदू होने की वजह से परेशान होगा बोल के सोचा, तो फिर क्या करें? नहीं तो दूसरा एक ऐसे लोगों के पास जाके महंगाई की बात किया, बेरोजगारी की बात किया है तो वो तो कहते हैं हम 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। क्योंकि जान बचाना, ये जान बचाने वाले बात में लॉजिक क्या है वो विपक्ष को समझाना पड़ेगा, जनता को समझाना है। वो मुस्लिम गली में जाके नहीं, वो हिंदू में जाके आपको समझाना पड़ेगा, करना है तो सक्सेस होगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बीजेपी एजेंडे को तोड़ने की स्ट्रैटेजी बनाना है, ये तो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब है मायूसी होने की बात कुछ नहीं है देश में, हर चीज का तोड़ होता है, हमको तलाशना पड़ता है। ये 14 साल पॉलिटिक्स में बड़ी एक टाइम नहीं है। कांग्रेस कितने साल हुकूमत, मनमोहन सिंह देखिए ना, बिल्कुल खामोशी के साथ में 10 साल राज करके चले गए, और ये इतना सारा वो करने चबर चबर करने के बाद अभी 15 साल पूरे करेंगे। 15 साल कुछ नहीं है, मायूसी होने का ये नहीं है। अभी भी देश की मेजॉरिटी लोग ये नफरत की सियासत के खिलाफ है, लेकिन ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ये भी हो सकता है ना, जैसा आपने कहा कि लोगों को समझाना पड़ेगा। जो 30% लोग अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो जो बाकी के 70% वोट हैं, क्यों ना उन पर मेहनत की जाए विपक्ष की तरफ से। वो 30% जो अगर बिल्कुल धर्म के नाम पर वो बिल्कुल मोदी के गले लग चुके हैं, तो उनको छोड़िए, आप बाकी 70 को। अनऑर्गेनाइज्ड है ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये 70% देश की लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। बिल्कुल, इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, वो एक पार्टी से नहीं होगा। सभी पार्टी, सभी लीडर, सभी इंटेलेक्चुअल लोग मिलके ये 70% लोगों को एक ही मुद्दे पे ऑर्गेनाइज करना है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करना है, फिर इलेक्शन लड़ना, ये तो सक्सेस पक्का आ जाए।
ये 5 साल किया है, फिर 5 साल छोड़ा है, फिर 5 साल आए हैं, तो कुछ नहीं। लग के रहना पड़ेगा विपक्ष को, लग के रहना। क्योंकि इंडिया गठबंधन बना, फिर 2 साल बाद पता चला कि कुछ नहीं है, फिर वापस से बनने की कोशिश, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको लग के अगले continue- लोकसभा के लिए दोबारा बनना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं, ममता उधर गए, स्टालिन उधर ही है, कांग्रेस कहाँ है पता नहीं, ऐसे ही सिचुएशन है, तो कुछ नहीं, तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा। फिर ही काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।